सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं सुप्रिया कश्यप और वरदान एचएस पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपकी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का 6th चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इसका एक पार्ट मैंने आपको करवा भी दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लीज पहले उसको देख लीजिए, ताकि आपको इसे समझने में आसानी हो। तो आइए बिना समय की बर्बादी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज आपका फर्स्ट टॉपिक है विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि साझी संपदा होती क्या है? जिस पर पूरे समाज समुदाय का अधिकार होता है, वह साझी संपदा कहलाती है। ठीक है, देखो, ऐसी कोई प्रॉपर्टी, ऐसी संपदा जिस पर ना एक ही किसी व्यक्ति का, निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, या फिर किसी एक ही देश का अधिकार नहीं होता, पूरे विश्व का, ठीक है, पूरे समाज का, हर समुदाय का उस पर अधिकार होता है। उस प्रकार की संपदाएं क्या कहलाती हैं? साझी संपदा। अब इसके अंतर्गत छोटे लेवल पर कौन सी चीजें आ जाती हैं? देखो, सड़कें, चारागाह, खेल का मैदान, पार्क वगैरह, ठीक है, नदी, कुआं, ठीक है, ये सब किसी एक की नहीं होती ना ये। सड़कें किसी एक की होती हैं? एक इंसान की होती नहीं ना, सड़कें सबकी होती हैं, पूरे देश की होती हैं, पूरे देश के लोगों की होती है। चारागाह, क्या कोई एक ही इंसान वहां पर चारा चरवाता है अपने पशुओं को? नहीं ना, सब चरवाते हैं उधर अपने पशुओं को चारा। खेल के मैदान, पार्क में क्या सिर्फ कोई एक ही फैमिली का इंसान, वहां पर एक ही फैमिली के मेंबर खेलते हैं? नहीं, वहां पर भी पूरा समाज, कोई भी जा सकता है, कोई भी वहां पर खेल सकता है, कोई भी वहां पे योगा वगैरह एटसेट्रा उन्हें जो करना है कर सकते हैं। नदी, नदी पर भी किसी एक का अधिकार नहीं है, कुएं पर भी किसी एक का अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार की जो संपदाएं होती है ना, इस पर पूरे समाज का अधिकार होता है, ना कि किसी एक व्यक्ति का या फिर किसी एक निजी कंपनी का। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सभी की होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें क्या कहलाएंगी? साझी संपदा। इसी प्रकार देखो, ये जो मैंने आपको चीजें बताई, सड़कें, चारागाह, खेल का मैदान, नदी व कुआं, ये तो हो गई एक छोटे लेवल की चीजें। ठीक है, ये हो गई एक छोटे लेवल की चीजें। ऐसी ही चीजें कुछ वैश्विक स्तर पर भी है। ठीक है, वो चीजें अभी क्या है, अभी आपको 1 मिनट के अंदर पता चल जाएगी। देखो, इसी प्रकार विश्व में कुछ ऐसे क्षेत्र या फिर हिस्से हैं जिन पर किसी भी एक देश का अधिकार नहीं है, वह वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत कहलाती है। ठीक है, विश्व में भी इसी प्रकार की कुछ चीजें हैं। वैश्विक स्तर पर भी इस प्रकार के कुछ क्षेत्र हैं या ऐसे हिस्से हैं जिन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है, पूरे विश्व का उसके ऊपर अधिकार है। ठीक है? तो पूरे विश्व का उस पर अधिकार है, हर मनुष्य का उस पर अधिकार है, तो वो क्या कहलाएँगी? वैश्विक संपदा या फिर मानवता की साझी विरासत वो कहलाएँगी। तो ये चीज़ें ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं, कौन से क्षेत्र हैं? देखो, सबसे पहला आ गया अंतरिक्ष, समुद्र, वायुमंडल, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है? यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है, ये रहने योग्य क्षेत्र नहीं है। ठीक है? देखो, अंतरिक्ष किसी एक ही देश का नहीं है, ये पूरे विश्व का है, हर एक मनुष्य का है। समुद्र, समुद्र भी किसी एक ही देश का नहीं है, समुद्र सबके हैं। वायुमंडल, वायुमंडल क्या ऐसा है कि सिर्फ अमेरिका ही वायुमंडल में ऑक्सीजन लेगा? नहीं ना, पूरा विश्व उसमें, पूरा हर एक मनुष्य उसमें ऑक्सीजन लेता है, हर किसी का वो वायुमंडल है। अंटार्कटिका महाद्वीप भी सबका है, ये रहने योग्य स्थान नहीं है, यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है हर जगह पर। तो अगर जैसे ये अब सबकी विरासत है, सबकी ये चीज़ें हैं, तो इस इनका जो प्रबंधन है, इनका जो मैनेजमेंट है, ये भी किसी एक देश के ऊपर नहीं है। इनका मैनेजमेंट भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या फिर ये कह लो कि पूरे विश्व के द्वारा किया जाना चाहिए। जब भाई इन पे अधिकार सबका है, तो सिर्फ एक ही देश क्यों इसकी ज़िम्मेदारी ले? है ना? सही बात है। पूरा विश्व के द्वारा इसका मैनेजमेंट करना चाहिए, पूरे विश्व की इसकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए इनके मैनेजमेंट की। अंतरिक्ष की, समुद्र की, वायुमंडल की और अंटार्कटिका महाद्वीप की। ठीक है? अब ये जो ये वैश्विक संपदाएँ हैं ना, इनकी सुरक्षा के लिए कुछ संधि की गई थी, कुछ 3 संधि। इनमें आपको ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत है नहीं वैसे, बस आप इनका नाम याद कर लो और सन याद कर लो। देखो, पहले हुई थी अंटार्कटिका संधि, ये कब हुई थी? 1959 में, ठीक है? अंटार्कटिका
महाद्वीप के मैनेजमेंट से रिलेटेड ये संधि थी। ठीक है, फिर आ जाती है आपकी मॉन्ट्रियल न्यायाचार संधि, ये हुई थी 1987 में। और फिर तीसरी संधि आ जाती है आपकी पर्यावरण न्यायाचार संधि, जो कि 1991 में हुई थी। ये तीनों ही पर्यावरण से रिलेटेड संधियां हैं। ओके, बस आपको इनके सन याद कर लेने हैं, कहीं एमसीक्यू में या 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए तो आप वहां पर बताने के लिए योग्य हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। ठीक है, देखो साझी संपदा तो आपको समझ आ गया है ना, अभी मैंने समझाया आपको कि साझी संपदा होती क्या है। तो अब ये जो साझी संपदाएं हैं, ये साझी तो है, लेकिन भैया कुछ देश कह रहे हैं कि हम इसकी जिम्मेदारी कम उठाएंगे, कुछ देश कह रहे हैं कि चलो हम ज्यादा उठा लेंगे। तो मतलब जिम्मेदारियां अलग अलग होने का ये दावा किया जा रहा है। तो ये एक सिद्धांत है साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी, इस सिद्धांत के बारे में आप अभी जानेंगे। ओके, देखो पर्यावरण को लेकर उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध के देशों के रवैये में अंतर है। ठीक है, देखो जैसे कि ये देखो, ये हमारी हो गई पृथ्वी। ठीक है, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो उत्तरी गोलार्ध है ना, यहाँ के देश, उत्तरी गोलार्ध के ऑलमोस्ट सभी देश विकसित देश हैं। ये विकसित देश हैं, उत्तरी गोलार्ध के देश ज्यादातर सारे। फिर ये आ गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध के ज्यादातर देश कैसे हैं? ये विकासशील देश हैं। ठीक है, तो भाई ये उत्तरी गोलार्ध के लोग क्या कहते हैं कि देखो जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए, चाहे कोई विकसित हो या कोई विकासशील हो, हमें इससे मतलब नहीं है, जिम्मेदारी तो भाई सब बराबर की लेंगे। लेकिन ये जो दक्षिणी गोलार्ध के जो देश है ना, ये कहते हैं कि देखो भाई जिम्मेदारी तो तुम्हें ही ज्यादा उठानी पड़ेगी, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान तुमने ज्यादा पहुंचाया है, अपना अंधाधुंध तुमने विकास किया है और पर्यावरण को तुमने जो है उसका दोहन किया है। तो इसलिए जिम्मेदारी तो तुम्हें ही अधिक उठानी चाहिए, हम कम जिम्मेदारी उठाएंगे, आप ज्यादा जिम्मेदारियों को उठाइए। ठीक है, ऐसा कौन कहता है? दक्षिणी गोलार्ध के देश कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध के देश क्या कहते हैं कि नहीं भाई, कोई विकसित हो चाहे विकासशील हो, सब बराबर ही जिम्मेदारी उठाएंगे, जैसी बात है। ओके, तो देखो उत्तरी गोलार्ध के देश जो कि ज्यादातर विकसित देश है, अभी मैंने आपको बताया, ये पर्यावरण संरक्षण में सभी की बराबरी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भैया पर्यावरण संरक्षण जो हो ना, पर्यावरण संरक्षण होने में जितनी भी योगदान हो, उसमें सब बराबरी का योगदान दे, कोई कमियां ज्यादा ना दे, चाहे कोई विकसित हो चाहे विकासशील हो, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। फिर आ जाते हैं दक्षिणी गोलार्ध के देश, जो कि ज्यादातर विकासशील देश हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया। तो ये कहते हैं कि ज्यादा भरपाई विकसित देश करें, क्योंकि विकासशील देश तो अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, अतः हम पर प्रतिबंध ना लगाया जाए। देखो दक्षिण गोलार्ध के देश क्या कह रहे हैं कि पर्यावरण का ज्यादा दोहन ना उत्तरी गोलार्ध के देशों ने किया है, अर्थात विकसित देशों ने किया है, क्योंकि औद्योगिकरण सबसे पहले उन्होंने ही किया है, और औद्योगिकरण करने के चक्कर में, अपना विकास करने के चक्कर में पर्यावरण को ज्यादा नुकसान इन्होंने ही पहुंचाया है। तो ज्यादा जिम्मेदारी भी यही लोग उठाएंगे। हम तो अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजरे भी नहीं है, हमारा तो अभी ऐसे कोशिश ही चल रही है, हम हमारा तो अभी विकास भी नहीं हुआ, तो हम पर क्यों प्रतिबंध लगाया जाए? अगर हम पर तुम प्रतिबंध लगा दोगे तो फिर हम अपना विकास कैसे करेंगे? सही बात है कि नहीं है? आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो इस सुझाव को या फिर इस तर्क को रियो सम्मेलन 1992 में मान लिया गया। देखो ये जो तर्क है ना दक्षिणी गोलार्ध वालों का कि ज्यादा भरपाई तो भाई विकसित देश करेंगे, क्योंकि पर्यावरण का ज्यादा नुकसान उन्हीं लोगों ने किया है। तो ये वाला जो तर्क था, या फिर ये कह लो कि ये जो सुझाव था, इस सुझाव को ना रियो सम्मेलन, जो मैंने आपको पिछले पार्ट में पढ़ाया था, ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन या फिर रियो सम्मेलन, इसको 1992 में मान लिया गया कि हाँ भाई सही बात है कि ज्यादा नुकसान तो उत्तरी गोलार्ध के देशों ने ही पर्यावरण को पहुंचाया है, तो ज्यादा जिम्मेदारी भी यही लोग लेंगे। तो इसी ही साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत कहा गया।
ठीक है? इसी चीज़ को साझी परंतु अलग-अलग ज़िम्मेदारी का सिद्धांत कहा गया कि हाँ, माना कि साझी संपदा है, लेकिन ज़िम्मेदारी सब अलग-अलग उठाएँगे। ज़िम्मेदारी अपनी-अपनी है, जिसने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, ज़िम्मेदारी उसकी ज़्यादा है, जिसने कम नुकसान पहुँचाया, उसकी ज़िम्मेदारी कम है। ओके? अर्थात ज़्यादा ज़िम्मेदारी विकसित देश निभाएँगे। तो ये एक सिद्धांत है साझी परंतु अलग-अलग ज़िम्मेदारियों का सिद्धांत। आशा है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके? नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है UNFCCC 1992। ठीक है, देखो पहले बात हिंदी में इसकी फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन, और इंग्लिश में क्या है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। देखो, जलवायु परिवर्तन से संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो नियमाचार हैं, उन उनसे संबंधित यह एक संधि है। ठीक है, ये जो UNFCCC है ना, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो नियम, जो तौर तरीके, जो नियमाचार को अपनाया गया है ना, ये उस चीज से रिलेटेड संधि है। ठीक है, UNFCCC। ठीक है, जिन देशों ने इस संधि को स्वीकार किया है, ठीक है, ध्यान से सुनना, जिन देशों ने इस संधि को एक्सेप्ट किया है, उन्होंने पर्यावरण की अपनी क्षमता अनुसार जिम्मेदारी उठाई। देखो ये जो संधि है ना, UNFCCC, जिन्होंने इस संधि को एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हमारी जितनी क्षमता है, हमारा जितना मतलब सामर्थ्य है, हम उस लेवल पर पर्यावरण को बचाने की हम जिम्मेदारी उठाते हैं। हम पर्यावरण संरक्षण करेंगे, अपने स्तर पर जितना हमसे हो सकता है हम उतना करेंगे। तो इन देशों ने, जिन्होंने इस संधि को एक्सेप्ट किया है, इन देशों ने यह माना है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में ज्यादा योगदान उत्तरी गोलार्ध यानी कि विकसित देशों का है। ठीक है, जिन्होंने इस संधि को स्वीकारा है, उन्होंने ये चीज भी मानी है कि जो ये ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है ना, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो इसका उत्सर्जन कौन ज्यादा करता है, जो पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। पर्यावरण को ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया है, उत्तरी गोलार्ध के देशों ने पहुंचाया है। तो इन, जिन्होंने इस संधि को एक्सेप्ट किया है, UNFCCC, उन देशों ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हाँ भाई, पर्यावरण को ज्यादा नुकसान उत्तरी गोलार्ध के देशों ने पहुंचाया है, यानी कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में ज्यादा योगदान उत्तरी गोलार्ध के देशों का है। इन देशों ने तथा UNFCCC का यह कहना है कि विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यता से दूर रखा जाए। तो देखो, जिन देशों ने इस वाली संधि को एक्सेप्ट किया है, और इस संधि का ये कहना है कि विकासशील जो देश है ना, इनको क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यता से दूर रखा जाए, यानी कि जो लिमिटेशंस लगाई जाती है ना क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा, उन लिमिटेशन से विकासशील देशों को दूर रखा जाए। क्यों रखा जाए, क्योंकि भैया हम उन पे लिमिटेशन लगा देंगे तो वो अपना विकास कैसे करेंगे, वो तो पिछड़े देश रह जाएंगे फिर, है ना। तो इसलिए अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो देखो, ये रहा वो भी। क्योटो एक, पहली बात तो क्योटो एक शहर है। ठीक है, यह समझौता है एक, ये एक समझौता है, और ये कब हुआ था, 1997 में ये हुआ था, और जापान के क्योटो शहर में हुआ था। इसीलिए इस समझौते का नाम क्या है, क्योटो, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, इस समझौते का प्रमुख उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन होता है ना, उनको कम करने का उद्देश्य इस समझौते का है। देखो, ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैसें आती हैं, मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इन गैसों से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ती है, जिससे कि जलवायु परिवर्तन हो जाता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए लक्ष्य या फिर नियम बनाए गए थे कि हम इस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग को रोकेंगे, ऐसे ऐसे करके इन्होंने लक्ष्य बनाए। ठीक है, लेकिन
भारत व चीन जैसे विकासशील देशों को इससे अलग रखा गया था ताकि वे अपना विकास कर सके। देखो भाई, इन पर बाध्यता लगा दी जाएगी भारत के जैसे और विकासशील देशों पर, तो इनका भैया विकास कैसे होगा अगर इन पे अभी से लिमिटेशन लगा दी जाएगी। अभी तो ये पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं, हालांकि ये बहुत तेजी से विकसित की राह पर चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी ये विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और फिर बाद में क्या हुआ, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर अगस्त 2002 को हस्ताक्षर कर दिए थे, ठीक है, कि आज से मैं भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, क्योटो प्रोटोकॉल को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, भारत ने 2002 में हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों में निम्नलिखित गैसें आती हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं, ठीक है। अभी ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको वैसे बता दिया, फिर से सुन लो एक बार ताकि आपको याद हो जाए। पहली मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि, ठीक है। ये गैसें ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं, जिससे क्या होती है, पृथ्वी या धरातल गर्म हो जाती है और जिससे क्या होता है, जलवायु परिवर्तन हो जाता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है। ओके, आज के पार्ट में केवल इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। ओके, अगर इस पार्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो, कोई डाउट रह गया हो, तो आप अभी कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं या फिर आप बाद में मुझसे सोशल मीडिया पर कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं, बेझिझक आपका डाउट क्लियर करवा दिया जाएगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और वरदान आईएचएस को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ओके, आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, हालांकि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।